नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके बयान अब जिस तरह के आ रहे हैं उसके बाद अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप ईरान को सिर्फ धमकी नहीं दे रहे बल्कि बेहद घटिया बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को डील करनी होगी, नहीं तो तबाही मचेगी। लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों पर डील करना तो दूर, बात करने को भी तैयार नहीं है। खबर ये आ रही है कि अमेरिका ईरान के साथ 45 दिन का सीजफायर चाहता है। अमेरिका के तेवर पूरी तरह से ठंडे पड़ गए हैं। वहीं ईरान अभी भी जंग की बात कर रहा है। उसकी तरफ से कहा गया है कि जंग में सीजफायर नहीं बल्कि जंग खत्म करने का समझौता होना चाहिए। सीजफायर अमेरिका का छल है जिसमें ईरान नहीं फंसेगा और युद्धबंदी भी ईरान की शर्तों पर होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान में जंग खत्म होगी? क्या ईरान की शर्तों पर जंग खत्म करने को तैयार होंगे अमेरिका और इजराइल? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कुर्दों ने दिया अमेरिका को धोखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान में हुए प्रदर्शन का सच। खामनेई का वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज हुई जंग। तालिबान ने पाकिस्तान के 4 सैन्य चौकियों पर किया कब्जा। कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का किया दावा। ईरान जंग के चलते दुनिया में डीजल पेट्रोल की किल्लत। नेपाल में अब 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान। कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के उन देशों को जहां जिंदगी एक संघर्ष का नाम है, यहां रहना है सबसे मुश्किल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरानी धमकी के बीच यूएस में बड़ा हमला। व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी। सुरक्षित स्थान पर ले जाए गए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग ने दुनिया में तेल सप्लाई पर डाला असर। तेल की बढ़ती कीमतों पर ओपेक प्लस का बड़ा फैसला। मई से 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा तेल उत्पादन। बगदाद में मिलिशिया ने यूएस दूतावास पर किया हमला। इराक पर भड़का अमेरिका, इसे बताया आतंकवादी हमला। सर्बिया में रूसी गैस पाइपलाइन के पास विस्फोटकों से भरे बैग बरामद। ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ी चिंताएं। राष्ट्रपति वूसिक ने आपातकालीन रक्षा परिषद की बुलाई बैठक। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में उनका हर दाव उल्टा पड़ा है, हर दावा झूठा निकला है और यही कारण है कि अब वो ऊल जलूल बोल रही हैं। वो ये भी भूल रही है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ईरान को धमकाते हुए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें लेकर अमेरिका में ही बवाल मच गया है, क्योंकि ट्रंप ने इस बार सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि धमकी के साथ अपशब्दों की बौछार कर दी, जिसकी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से लोग उम्मीद कर ही नहीं सकते। वो शब्द ट्रंप ने कहे हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, सब कुछ एक साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसके आगे उन्होंने अपशब्द लिखे, धमकी दी कि स्ट्रेट को खोल दो, तुम पागल बेवकूफ हो वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते जाओ। इस पूरी धमकी के केंद्र में हॉर्मुज है, जिसे ट्रंप ने अपनी पोस्ट में स्ट्रेट कहा है। इसके साथ ही फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि 7 अप्रैल तक ईरान के साथ डील की पूरी संभावना है। वो अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कोई डील नहीं करते हैं और वो भी जल्द से जल्द, तो मैं सब कुछ तबाह करके तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हूं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में ही बवाल मच गया है। अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया और कहा कि ट्रंप के इसी तरह के बयानों ने सहयोगियों को भी दुश्मन बना दिया है। ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं, जबकि अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत दखल देने को कहा है। वहीं सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो कैबिनेट में होते तो संविधान के 25वें संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया शामिल है, उस पर विचार करते। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी कि मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान को समझौता करना होगा और अगर नहीं किया तो जबरदस्त तबाही मचेगी। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए, लेकिन ईरान फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के बयान के कुछ देर बाद ही ईरान की तरफ से जवाब दिया गया। ईरान ने तबाह हुए अमेरिकी विमानों की तस्वीर पोस्ट की है। उसने दावा किया है कि इन अमेरिकी विमानों को तबाह कर दिया गया है। उसने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसने 24 अप्रैल 1980 की याद दिलाई है, जब अमेरिका का ऑपरेशन ईगल क्लो ईरान के तबास डेजर्ट में धूल चाट गया था। IRGC ने यहां तक कह दिया कि अब हॉर्मुज पुरानी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। अब यहां से जो भी जहाज निकलेगा उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी। अब नई व्यवस्था
व्यवस्था लागू होगी। इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़े हमले से पहले सीजफायर को लेकर आखिरी कोशिश चल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में 45 दिन का सीजफायर लागू किया जाएगा, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रही हैं। ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि डील 7 अप्रैल को रात 8 बजे तक नहीं होती है तो ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी भी नहीं बचेंगे, उनके यहाँ भी इसी तरह के हमले होंगे, जिसके चलते पूरे पश्चिम एशिया में तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सभी की नजरें अब अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले सीजफायर की कोशिश पर टिकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्रस्ताव ईरान को दिया गया है उस पर ईरान तैयार नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की। आयतुल्लाह अली खामनेई की जान 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में चली गई थी, जिसके बाद उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन मोज्तबा के बारे में खबर नहीं आ रही थी कि वो है कहां, ईरान में है या फिर रूस में, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में उनके मॉस्को में होने की बात कही जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे थे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें मोज्तबा खामनेई सैन्य अभियान की जानकारी लेने के लिए एक कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रही है। इस कमरे में इजराइल के दिमोना परमाणु रिएक्टर स्थल की एक बड़ी तस्वीर दिखाई गई है। ईरान की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो ने इजराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी चुनौती दे दी है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। वैसे हम इस वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ईरान ने इसके जरिए ये साफ कर दिया है कि खामनेई पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के जो भी दावे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने के पीछे उनका हाथ था। अमेरिका ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को हथियार भेजे और वो भी गुप्त रास्तों से। इसके लिए कुर्दों की मदद ली। ट्रंप का कहना है कि इन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा खुद कुर्दों के पास ही रह गया, यानी जो हथियार ईरान के अंदर विरोध को भड़काने के लिए भेजे गए थे वही अब क्षेत्रीय ताकतों के बीच नई टकराव की वजह बन सकते हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि कुर्दों ने ट्रंप को ठग लिया। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जंग की शुरुआत के बाद अमेरिका और इजराइल ने कुर्दों को भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने को कहा था। इसके लिए अमेरिका की तरफ से कुर्दों को मदद दिए जाने का भरोसा भी दिया गया था। लेकिन ट्रंप की बार बार पलटी मार लेने की नीति के चलते कुर्दों को उन पर कोई भरोसा नहीं हुआ। और दूसरा, ईरान में कुर्द सरकार से नाराज भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिसके चलते ट्रंप नाराज भी दिखाई दिए। क्योंकि ईरान के समर्थन में लेबनान, यमन, गजा, इराक के कई संगठन जंग में शामिल हो गए हैं। वहीं अमेरिका ने जिन देशों से भी मदद मांगी या जिन संगठनों को हथियार दिए वो ही ट्रंप को धोखा दे गए हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते काफी वक्त से जंग का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं और अब एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिससे दोनों देशों के बीच की लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त प्रांत में पाक आर्मी और अफगान तालिबान फोर्स के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। झड़प के बाद अफगान तालिबान ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किया है। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई अड्डों को निशाना बनाया। इस दौरान एक सैन्य वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। हमला इतना जोरदार था कि उससे कई अन्य सैन्य ठिकानों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही तालिबान ने झड़प के दौरान पाकिस्तान के 4 सीमा रक्षकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि 12 अन्य घायल बताई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस कार्रवाई को सैन्य विशेषज्ञ सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देख रही हैं, जिसने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। बता दें कि क्षेत्र में बीते हफ्ते भी दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों के घरों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। बॉर्डर का ये इलाका बीते कई महीनों से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है, जिससे ये साफ है कि सीमा पर हालात नाजुक बने हुए हैं। लगातार जारी गोलीबारी से सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल बनी हुई है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत फरवरी में हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के पास हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी सीमा पार कार्रवाई की थी। दोनों ही देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों देशों के बीच का तनाव अगर जल्द ही खत्म नहीं होता है तो इसका असर और भी कई देशों पर पड़ सकता है। साथ ही ये सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
और अब बात करेंगे नेपाल की। पश्चिम एशिया में जारी जंग का असर कई देशों पर पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया के लिए ईंधन का संकट खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और कई देशों में इसकी भारी किल्लत हो गई है। भारत तो पहले से ही इस किल्लत से जूझ रहा था और अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का असर साफ साफ दिखने लगा है। नेपाल में ईंधन की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि वहां की बालेन शाह सरकार को हालात को काबू करने के लिए कुछ कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने पड़े हैं। इस बीच नेपाल सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, सरकार ने एनर्जी संकट से निपटने के लिए सरकारी महकमे और शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्किंग वीक को 6 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है। वहीं दूसरा, सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अब शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। पेट्रोलियम आपूर्ति में पैदा असहज स्थिति की वजह से ये फैसला लिया गया है। बता दें कि नेपाल में अब तक सिर्फ शनिवार को ही हर हफ्ते छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस हफ्ते से अब शनिवार के साथ ही रविवार को भी अवकाश दिया जाएगा। नेपाल सरकार का मानना है कि अगर लोग 2 दिन घरों में रहेंगे तो सड़कों पर गाड़ियां कम उतरेंगी और इससे सरकारी व निजी स्तर पर ईंधन की भारी बचत की जा सकेगी। यानी साफ है कि ईंधन की कमी ने सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या नेपाल सरकार का ये फैसला काम करेगा। बता दें कि इससे पहले भारत का एक और पड़ोसी देश छुट्टी का ऐलान कर ईंधन बचाने की मुहिम को आगे बढ़ा चुका है। श्रीलंका सरकार ने भी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को हर बुधवार बंद रखने का फैसला किया था, जिसका मकसद ऊर्जा बचाना बताया गया। अब ऐसे में सबकी नजरें पश्चिम एशिया में जारी जंग पर टिकी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे दुखी देशों की। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां जिंदगी का हर दिन एक संघर्ष है, एक इम्तिहान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 ने दुनिया के 10 सबसे दुखी देशों की लिस्ट जारी की है। आइए एक बार इन देशों के नाम पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर ये देश इतने दुखी क्यों हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की। ये दुनिया का सबसे दुखी देश है। दशकों से चले आ रहे युद्ध और तालिबान के शासन ने इसे पूरी तरह तोड़ दिया है। यह ना तो कोई ढंग की सरकार है और ना ही लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं। अगले नंबर पर है सिएरा लियोन। गरीबी और गृह युद्ध ने यहाँ के अस्पतालों और सड़कों को खत्म कर दिया है। लोग आज भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरस रही हैं। अब बात करते हैं मलावी की। यहाँ कुदरत की दोहरी मार है। एक तरफ भयानक गरीबी है तो दूसरी तरफ हैजा और चक्रवात जैसी आपदाएं। आधी से ज्यादा आबादी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। चौथे नंबर पर आता है जिम्बाब्वे। यहाँ की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई है। नोटों की गड्डियां लेकर निकले तो शायद एक पैकेट दूध मिले। लोग भूख और सूखे से लड़ रहे हैं। 5वें पर बात करेंगे बोत्सवाना की। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन हिंसा चरम पर है। सूखे की वजह से पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी सिलसिले में आगे बढ़े तो 6ठे नंबर पर आता है यमन। ये देश हूती विद्रोहियों का गढ़ बन चुका है। बाहरी हमलों और आपसी जंग ने यहाँ के बच्चों का बचपन छीन लिया है। यमन के बाद अब बात करें 7वें नंबर पर आए लेबनान की। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में ये खूबसूरत देश खंडर बन गया है। आए दिन होने वाले धमाकों ने लोगों की नींद हराम कर दी है। अब हम आ गए हैं इस लिस्ट के आखिरी 3 नामों पर। तो 8वें नंबर पर है DR कांगो। यहाँ कोबाल्ट जैसे कीमती खनिज तो बहुत है, लेकिन उनकी लूट ने हिंसा को जन्म दिया है। विद्रोही गुटों की वजह से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 9वें नंबर पर है पिरामिडों का देश मिस्र। भारी विदेशी कर्ज और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यहाँ गेहूं की किल्लत हो गई है। आम आदमी की जेब खाली है और पेट भूखा। और आखिरी यानी 10वें नंबर पर बात करेंगे तंजानिया की। सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध और राजनीतिक उथल पुथल ने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। इन देशों की हालत देखकर समझ आता है कि हमारे हालात इनसे कितने अलग हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इनमें से किसी देश की तस्वीर बदलेगी? तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।